हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो हमने स्टार्ट किया था, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा था और बायोमॉलिक्यूल्स के हमने अंदर पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था और हमने स्टार्ट कर दिया था बायोमॉलिक्यूल्स में हमने 3 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के बारे में पढ़ना है हमें और उसके अलावा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमने कल कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ लिया था मोनोसैकेराइड, हमने पढ़ लिया था। मोनोसैकेराइड में भी हमने क्या पढ़ लिया था? मोनोसैकेराइड में हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देख लिया था कि ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स है। अब इसी के साथ साथ आज हमें पढ़ना है ग्लूकोज के एपीमर्स, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। आज हम पढ़ रहे हैं इसके आगे की स्टोरी, एपीमर ऑफ ग्लूकोज। अब ये एपीमर्स क्या है? पहली बात तो आती है कि एपीमर्स क्या है। एपीमर्स का मतलब ये है ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो क्या है? C6H12O6 है, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है। क्या है स्ट्रक्चर? केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे कि उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखो कितने कार्बन का होता है ग्लूकोज? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्लूकोज पे पहले कार्बन पे क्या लगा रहता है? CHO ग्रुप एंड देन OH। थर्ड कार्बन इज डिफरेंट होता है। थर्ड कार्बन कैसा होता है? डिफरेंट होता है क्योंकि यहां पर ओरिएंटेशन चेंज हो गया। यहां H और इधर OH आ गया और अगेन सेम रहेगा। ये तो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या है? ग्लूकोज। अब देखो हमने 2 एपीमर्स होते हैं, 2 एपीमर्स पढ़ने हैं। ग्लूकोज के अंदर 2 एपीमर्स हैं। सबसे पहला एपीमर यानी कि ये देखो, एक चीज याद रखनी है, कार्बन नंबर 2। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 2 के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? इस OH और OH की पोजीशन क्या हो जाती है? फ्लिप हो जाती है। फ्लिप का मतलब है कि अभी ये किस साइड है? राइट साइड में, तो अब ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बना सकते हैं अगेन 6 कार्बन का ही 3 4 5 6, ठीक है। CHO एंड देन अब देखो सेकेंड नंबर पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां पर और बाकी का सारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? किसकी? CHO। ये ऐसे होता है CHO बॉन्ड, पता है ना कैसे होता है? ये H यहां और OH यहां, तो 1 2 3, तभी तो मैंने ऐसे लिखा है। अब ऐसे लिखने का मतलब CHO के अंदर ये ऐसे होता है, ये H और इसके साथ इसका डबल बॉन्ड होता है एल्डिहाइड ग्रुप में, और कीटोन ग्रुप के अंदर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ यहां पर ये लो, तुम्हारे लिए यहां ऐसे बना देते हैं। कहाँ? ये वाला क्या? ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। लो
कोई बात नहीं। दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और अब हम जो बना रहे हैं इसका एपिमर बना रहे हैं। इस एपिमर में खास बात क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा एक्सेप्ट द सेकेंड नंबर ऑफ द कार्बन। सेकेंड नंबर ऑफ द कार्बन के अंदर क्या हो रहा है, H और OH की पोजीशन क्या हो रही है, फ्लिप हो रही है, चेंज हो रही है। बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, इस स्ट्रक्चर का नाम है मैनोस। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, मैनोस इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड एपिमर की। सेकंड एपिमर में क्या हो रहा है कि देखो, सेकंड एपिमर के अंदर जो फोर्थ नंबर का कार्बन है, 1 2 3 4, दिस जो फोर्थ नंबर का कार्बन है इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, दिस इज द C4, यहां लिख देती हूं मैं C2 चेंज आ रहा है। एज इट इज, और ये ऐसा ही रहेगा OH। अब देखो 1 2 3 4 नंबर के अंदर क्या हो रहा है, अगेन चेंज हो रहा है। ये फोर्थ नंबर का कार्बन ठीक है, और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। आ रही है बात समझ में, ये देखो। तो यहां पर ये है इसका। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं गैलेक्टोज। क्या कह रहे हैं, गैलेक्टोज। नाम सुने हैं ना, मैनोस, गैलेक्टोज, नाम सुना है ना। ये क्या है, सारे शुगर्स है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अंदर कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। केवल क्या हुआ, H और OH की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, और क्या हुआ, उसको हमने फिर अलग नाम दे दिया। जैसे कि C2 पोजीशन पे H और OH की पोजीशन चेंज हो गई तो हमने यहां पर इसको कह दिया मैनोस कह दिया, और फोर्थ पोजीशन पे अगर चेंज हो जाएगी तो हम उसे क्या कह रहे हैं, फोर्थ पोजीशन पे चेंज होने पर गैलेक्टोज उसको नाम दे रहे हैं। अब ये जो दोनों ही फॉर्म्स हैं ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। जैसे ग्लूकोज है, इट कैन बी फ्री फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन गैलेक्टोज और मैनोस जो है फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेज में नहीं मिलते। एज वेल एज ग्लूकोज इज द मोर स्वीट, मतलब इसका जो टेस्ट है, जो स्वीटेंड इसके अंदर जो स्वीट इसका जो टेस्ट है वो इसमें ग्लूकोज के अंदर ज्यादा है। अब अगर गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज कहाँ मिलता है, गैलेक्टोज सेल के अंदर कहाँ मिलेगा, जैसे आरबीसी के अंदर हम पढ़ेंगे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आरबीसी के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है, इस ब्लड ग्रुप को छोड़ लीजिए, आरबीसी के अंदर कुछ प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं और उस प्रोटीन के ऊपर शुगर जुड़ी हुई रहती है, और वो शुगर, वन ऑफ द शुगर इज गैलेक्टोज शुगर। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन पर भी जो लिपिड होती है, उस लिपिड के साथ जो शुगर जुड़ती है उसे हम, कौन सी होती है, गैलेक्टोज होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। हमने पढ़ा है कि हमने ऐसी लिपिड भी पढ़ी है जिसके साथ क्या जुड़ी हुई रहती है, शुगर जुड़ी हुई रहती है। उस शुगर और प्लस लिपिड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो वहां पर जो शुगर जुड़ी हुई रहती है, एडिशनल जो शुगर जुड़ी हुई रहती है, वो जनरली कौन सी होती है, मैनोस होती है एंड गैलेक्टोज होती है। ठीक है, चाहे वो आरबीसी की बात करें, चाहे वो लिपिड, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है, उस लिपिड के ऊपर क्या लगी हुई है, शुगर लगी हुई है, वो जनरली गैलेक्टोज एंड मैनोस होती है। सो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। एज वेल एज लैक्टोज, आपने नाम सुना है, लैक्टोज जो है वो भी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना हुआ रहता है। दैट मीन्स कि जो लैक्टोज शुगर है
उसमें भी गैलेक्टोज जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो थी गैलेक्टोज की बात। मैनोज जो है वो किसमें देखने को मिलता है? मैनोज जनरली हेमीसेलुलोज, हम पढ़ेंगे अभी आगे। हेमीसेलुलोज ये एक क्या है? पॉलीसैकेराइड है। हेमीसेलुलोज का ये एक मेन कंपोनेंट है। मैनोज क्या है? एक कंपोनेंट है हेमीसेलुलोज का। एज वेल एज एग में भी ये प्रेजेंट होता है। एग का जो एल्ब्यूमिन होता है उसमें प्रेजेंट होता है ये मैनोज। ठीक है, सो दिस इज द मैनोज एंड गैलेक्टोज विच आर एपीमर्स ऑफ द ग्लूकोज। कई क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज के एपीमर्स कौन कौन से हैं, तो ये दो नाम दिए हुए होंगे और साथ ही साथ कोई दो डिफरेंट नाम दिए हुए होंगे, तो हमें ये दो नाम पहचानने या फिर एक दिया हुआ होगा तो एक पहचानना है। साथ ही साथ क्या पूछा जा सकता है कि इसकी पोजीशन क्या होती है मैनोज के अंदर? मैनोज के अंदर पोजीशन C2 वाली पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? मैनोज कह रहे हैं। और यहां पर ग्लूकोज के अंदर अगर फोर्थ पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम उसे क्या कह रहे हैं? गैलेक्टोज कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब हमें पढ़ना है पेंटोज शुगर। क्या पढ़ना है? पेंटोज शुगर। हमने हेक्सो शुगर पढ़ ली थी मोनोसैकेराइड के अंदर ही। अब हम पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के अंदर इस मोनोसैकेराइड के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं अब पेंटोज शुगर। नाउ व्हाट इज द पेंटोज शुगर? पेंटोज शुगर का क्या मतलब होगा कि इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। और ऑक्सीजन कितनी होगी? हाइड्रोजन कितने होंगे? फॉर्मूला क्या है? मुझे तो बताओ जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CHH2 यही है। ठीक है, तो बताओ ना क्या होगा? C6H12O6। तुम्हें ग्लूकोज का पता है तो पेंटोज का बताओ क्या होगा? वेरी गुड। इतनी देर क्यों लगाई? पर मुझे सुनाई नहीं दिया ना, थोड़ा तेज बोला करो। मैं भी तो कितना तेज बोलती हूं। तो पेंटोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C5H10O5। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो 1 2 कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना, 3 4 एंड 5 बाहर निकला हुआ रहेगा एज वेल एज। ठीक है, अब यहां पर अगर पेंटोज शुगर की बात करें तो बताओ एग्जाम्पल क्या होगा पेंटोज शुगर का? पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल होंगे राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और अराबिनोज। जिसमें हमने पढ़ा था कि राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस जो है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो अब मैं यहां पर जो स्ट्रक्चर बना रही हूं ये किसका है? राइबोस शुगर है। क्या है? राइबोस शुगर है। अब यहां पर आपको पता है कि यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? 2 ही तो स्ट्रक्चर थी, एक तो पाइरेनॉस थी और एक फ्यूरेनॉस थी। तो फ्यूरेनॉस में 4 कार्बन, इस रिंग के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। फ्रक्टोज के अंदर भी हमने यही पढ़ा था, 4 कार्बन ही पढ़े थे हमने, है ना। एक बाकी के 2 कार्बन, एक तो यहां बाहर निकला हुआ था और एक इधर बाहर निकला हुआ था, 1st नंबर वाला और 6th नंबर वाला। तो कहां दिक्कत आ रही है याद करने में कि फ्यूरेनॉस रिंग कौन सी है, पाइनेरोस रिंग कौन सी है? दिस इज द फ्यूरेनॉस रिंग।
तो कौन सी रिंग है ये? फ्यूरेनोज रिंग है, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? और कुछ नहीं तो 4 कार्बन वाला है, याद रखो कॉन्सेप्ट, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। 5 कार्बन वाला कौन सा होगा रिंग? पाइरेनोज, और 4 कार्बन वाला फ्यूरेनोज। ठीक है, सो यहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं पेंटो शुगर के बारे में, जिसमें और राइबोज एंड जो डीऑक्सीराइबोज है ये किसके लिए एसेंशियल है? दीज आर एसेंशियल फॉर न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लिक एसिड के लिए एसेंशियल कैसे हैं कि हम पढ़ेंगे कि राइबोज, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजन बेस, दूसरा राइबोज शुगर, तीसरा कौन सा था? फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में रहता है। तो फर्स्ट यहां पर ये राइबोज शुगर है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है। फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ हमेशा जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। एंड एज वेल एज 6th नंबर का जो, ये 5th नंबर का जो कार्बन है, इसके साथ जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ क्या जुड़ता है? फॉस्फोरिक एसिड। आ रही है बात समझ में? तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है। ठीक है, और ये राइबोस अभी हम पढ़ रहे हैं। तो राइबोस में यहां पर क्या होता है, आपको 2 चीजें समझनी है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। यहां मैं बनाऊंगी डीऑक्सीराइबोस स्ट्रक्चर। डीऑक्सीराइबोस स्ट्रक्चर का मतलब है अब यहां पे 2 चीजें ध्यान में रखनी है, 2nd नंबर पोजीशन एंड दी 3rd नंबर पोजीशन। 2nd नंबर पोजीशन पे OH एंड H प्रेजेंट है, एज वेल एज यहां पर H एंड OH प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर में इतना ध्यान रखना है कि 2nd पोजीशन पे OH कहां लोकेटेड है? ऊपर अपर प्लेन पर प्रेजेंट है, और ये लोअर बिलो द रिंग प्रेजेंट है। नाउ यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, H OH एंड OH एंड दिस इज O, और ये है हमारी 1st नंबर पोजीशन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, दिस इज द 5th कार्बन। क्या है? 5th कार्बन है। यहां पर हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है और 5th नंबर पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब मैं इसे राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में बताओ क्या डिफरेंस होना चाहिए। मैंने बताया था डीऑक्सी के अंदर और ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो कौन सी पोजीशन से एक ऑक्सीजन निकलेगा? 2nd नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? 2nd नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो हमने क्या नाम दे दिया? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, हम या डीऑक्सीराइबोस शुगर हम उसे कह रहे हैं। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। OH ये काफी रिएक्टिव होते हैं, जो जितना रिएक्टिव होता है उतना ही लेस स्टेबल होता है। ये क्या था? रिएक्टिव है, एंड रिएक्टिव ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर भी जल्दी चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है वो लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। यहां पर क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स दिस इज अ लेस रिएक्टिव एंड हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल है। आ रही बात समझ में? दैट्स वाई इवोल्यूशन में इसे आगे बढ़ाया गया इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए हमने डीऑक्सीराइबोस को इवोल्यूशन ने चूज किया है। ठीक है, इसे छोड़ दिया क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। कुछ टाइम तक के लिए रहता था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये अनस्टेबल, मतलब अपनी स्टेबिलिटी खो देता था। रिएक्टिव लेस स्टेबल है। आ रही है बात समझ में? राइबोस शुगर के अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दीज आर द मोर क्या है?
रिएक्टिव होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्यूरेनोस रिंग है, दोनों ही की दोनों क्या है, फ्यूरेनोस रिंग है, ठीक है। और पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल 1 2 कितनी आर्म्स है, 3 4 5 आर्म्स है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैम पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। ये हो गया हमारा मोनोसेकेराइड के अंदर पेंटो शुगर। हमने मोनोसेकेराइड के अंदर पढ़ लिया था, हेक्सो शुगर पढ़ लिया एंड पेंटो शुगर पढ़ लिया, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर किसी को डाउट है तो वो आगे पूछ सकता है डाउट सेक्शन में। ये स्ट्रक्चर जो थे काफी इंपॉर्टेंट थे। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर हम इसको न्यूक्लिक एसिड वाले डिपार्टमेंट जब हमारा टॉपिक आएगा तब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे वहां पर। अब ये हमारा मोनोसेकेराइड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो है उसका क्या मतलब है, अभी हम डाइसेकेराइड पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड। किसके, मोनोसेकेराइड के। डेरिवेटिव्स यानी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर ही, है ना, कुछ चेंजेस कर दिए हमने ग्लूकोज के साथ। कोई जैसे मान लो क्या लगा दिया, एक अल्कोहल का ग्रुप लगा दिया तो वो क्या बन गया, शुगर अल्कोहल बन गया। नाइट्रोजन लगा दिया तो अमीनो शुगर बन गया, ठीक है। जैसे एक हमें दो ही एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है अमीनो शुगर, अमीनो शुगर पढ़ना है, और एक आपका आ जाता है दूसरा शुगर अल्कोहल। ठीक है, अमीनो शुगर के एग्जाम्पल है। अमीनो शुगर का मतलब ये है कि सेकंड नंबर कार्बन की सेकंड नंबर ऑफ द कार्बन पे क्या जुड़ जाता है, अमीन ग्रुप जुड़ जाता है। अमीनो ग्रुप इज एडेड, ठीक है। कार्बन की ग्लूकोज के अंदर कार्बन की सेकंड पोजीशन पे क्या लग जाता है, अमीनो ग्रुप लग जाता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे अगर ग्लूकोज पे जुड़ गया, ग्लूकोज की सेकंड पोजीशन पे जुड़ गया तो हम उसे कहेंगे ग्लूकोज अमीन। क्या कहेंगे, ग्लूकोज अमीन। और अगर गैलेक्टोज पे जुड़ गया तो गैलेक्टोज अमीन, गैलेक्टोज अमीन, ठीक है। अगर ग्लूकोज पे जुड़ गया तो ग्लूकोज अमीन, गैलेक्टोज पे जुड़ गया तो गैलेक्टोज अमीन। उसी तरह से शुगर अल्कोहल की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है, C1 पोजीशन। C1 का मतलब है जो टर्मिनल नंबर पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप is replaced by primary alcohol। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है CH2OH, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है CH2OL। अब यहां पर दो एग्जाम्पल हैं। दो एग्जाम्पल कौन से हैं, एक तो है सॉर्बिटॉल और एक है मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। अब ये सॉर्बिटॉल किससे बना है, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज में जब ये ग्रुप ऐड हो गया, ग्लूकोज के अंदर ये ग्रुप ऐड हो गया तो वो सॉर्बिटॉल बन गया। मैनिटॉल किससे बना, नाम से ही पता चल रहा है, मैनोस के अंदर जब अल्कोहल ग्रुप ऐड हो गया तो हमने उसे क्या कह दिया, मैनिटॉल कह दिया। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड, और ग्लूकोज भी पूछ सकता है, गैलेक्टोज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज अमीन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दी मोनोसेकेराइड, और यू कैन से प्रिसाइजली ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। उसी तरह से यहां पर कौन सा
डेरिवेटिव है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, और एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा इसमें नहीं हमें पढ़ना है, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल जो कि वेरी फैमिलियर है, हम इनके नाम आगे पढ़ेंगे। ये सारे नाम अभी आपको आगे नाम सुनने को आएंगे, ये ग्लूकोज अमीन, गैलेक्टोज अमीन, ये सारे आपको नाम बहुत ही फैमिलियर हैं, ये आप पढ़ेंगे 11th 12th में पूरा ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ दी मोनोसैकेराइड। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड्स क्या होंगे? अब हमें पढ़ना है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब है कि यहां पर मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। टू यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अब या तो वो सेम यूनिट भी हो सकती है, सेम, और इट मे बी डिफरेंट यूनिट। सेम यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज ग्लूकोज भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो सेम या फिर डिफरेंट यूनिट भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे, पहला तो है माल्टोस, माल्टोस, सुक्रोज, माल्टोस, सुक्रोज, और एक तीसरा है लैक्टोस। क्या है? लैक्टोस। ये 3 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहला हम उठाते हैं माल्टोस, उठाते हैं। माल्टोस किससे बना है? माल्टोस बना है 2 ग्लूकोज की यूनिट से बना है। किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ये मिलके क्या बना है? डाई। डाई का मतलब क्या है? 2, है ना। तो 2 मोनोसैकेराइड्स जो है मिलके क्या बना रही है? डाइसैकेराइड बना रही हैं। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, यानी कि इसका ब्रेक डाउन करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, है ना। तो मैं इसका डायलिसिस करूंगी, इसको तोड़ूंगी, तो मुझे क्या मिलेंगे? 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। अब यहां पर इस माल्टोस को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर भी इसे कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जब ये ग्लूकोज एंड ग्लूकोज जो है आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और वो बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं इसे भी। क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह रहे हैं। आ रही बात समझ में? यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो जनरली कैसा बनता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा 1,4 लिंकेज हम उसे कहते हैं। क्या बन रहा है? अल्फा 1,4 लिंकेज यहां पर हम इसे कह रहे हैं, या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। लिंकेज की जगह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिखा जाएगा। शॉर्ट में लिख रही हूं ना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां पर होगा। अब यहां पर क्या होता है कि जब बॉन्ड बनता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, तो एक H2O क्या रिलीज होता है? क्या बनेगा? माल्टोस प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहां पर। अब अगर यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि माल्टोस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। मैंने इसमें से क्या माइनस करना है? एक H2O माइनस करना है। तो अब मुझे बताओ इसमें से कितने बन जाएंगे? क्या हो जाएगा? C12 H22। वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगे? 12 में से एक गई तो 11 बची। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये माल्टोस का क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में? अब हमें देखना है कि माल्टोस यहां पर कैसे जुड़ रहा है। ये देखो, 2 ग्लूकोज की यूनिट है,
ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। अब देखो यहां से मैं अगर काउंट करूं 1 2 3 4, आ रही बात समझ में? ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन इस तरह का बॉन्ड बनेगा, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहां पर जो लिंकेज है, अब आपको पता है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहां देखो 1 4 यहां पर बॉन्ड है, आ रही है बात समझ में? 1 पे तो क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड, और यहां पर फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा? OH। तो यहां से एक H2O निकल जाएगा, फोर्थ की OH पोजीशन, फोर्थ पे OH प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजीशन पे CHO, यानी कि अब यहां से ये पूरा निकल जाएगा H2O, ठीक है। ये निकल गया और ये निकल गया, बचा क्या पीछे? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के बीच में शेयर कर रहा है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये है माल्टोस, ठीक है, क्लियर है? यहां पर माल्टोस क्या बना रहा है बॉन्ड? 1 4, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फोर्थ, ये ऐसे अलाइन है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, 1 4 बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है, जिसमें कि हमेशा क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये है। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आप मुझे बताइए कि क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? हाँ, रिड्यूसिंग। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर? जोर से बोलो। शेयर कर लिया, लेकिन हमने रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमने किसके बेसिस पर बताई थी? फर्स्ट तो ये ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड हो गया, तो अब ये किसी काम का ही नहीं रहा, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? मैं तो पूछ रही हूं कि अगर आप इसे रिड्यूसिंग बता रहे हो तो क्यों, और नॉन रिड्यूसिंग बता रहे हो तो क्यों? आप इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि क्या ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। मैंने कहा था कि रिड्यूसिंग जो है वो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के ऊपर है, कि अगर फंक्शनल ग्रुप वहां पर फ्री या प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर तो जो एल्डिहाइड था वो तो बॉन्ड बनाने में काम आ गया। अब देखो यहां पर फर्स्ट पोजीशन है, यहां पर तो खाली है ना, OH और H है कि नहीं है ना? तो ये जो CH ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन वाला एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर फ्री है, तो हम इसे कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोस क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोस क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। हम पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड, और उसका भी एग्जाम्पल अब हम पढ़ रहे हैं सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज है ये क्या है? इसे हम केन शुगर भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? केन शुगर, एज वेल एज इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो चीनी आप काम में लेते हैं, है ना, चाय में डालने के लिए, दूध में डालने के लिए। अरे ये बात समझ में? केन शुगर, टेबल शुगर, एज वेल एज जो कॉमर्शियल शुगर होती है उसे, ये नाम इसके हैं। एक शुगर वो होती है जो कि आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल शुगर कोई नाम, तुमने ऐड देखा होगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनको कहा जाता है कि एक वो छोटी छोटी गोलियां आती है, आप वो चाय में डालो और पी जाओ, आपको डायबिटीज भी नहीं होगा और मीठे का एहसास भी होगा, है ना? देखें क्या ऐसे ऐड? शुगर फ्री, है ना? वो बेसिकली क्या होते हैं? वो आर्टिफिशियल शुगर होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। वो
आपको स्वाद में तो मीठे लगते हैं लेकिन वो ग्लूकोज नहीं होता है, हाँ? अमीनो एसिड होता है वो एस्पार्टेम। एस्पार्टेम उसका नाम है आर्टिफिशियल शुगर। इट इज अ आर्टिफिशियल विच इज वेरी वेरी हार्मफुल मोर देन ग्लूकोज। इससे तो अच्छा है कि फ्रूट खा के एक्सरसाइज कर लो। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होती है, ये स्टोर जाती है। बहुत ज्यादा अमाउंट में जो लेते हैं, जो इसी पर डिपेंड रहते हैं, दैट इज इट इज नॉट डाइजेस्टिव, ये स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एहसास कराती है कि आप कुछ मीठा खा रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं होता है। ये सिर्फ टेस्ट देने के लिए है, आपके टेस्ट बड को टेस्ट देने के लिए होता है आर्टिफिशियल शुगर। सो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, सुक्रोज के ऊपर। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जो है ये भी डाइसैकेराइड है और ये किससे बना है? दो यूनिट कौन कौन सी है? डिफरेंट यूनिट से बना है। फर्स्ट इज द ग्लूकोज एंड द सेकेंड इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किससे बना है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर के ये बना है। इसे हम केन शुगर भी कहते हैं और टेबल शुगर, कमर्शियल शुगर, जो आप इसे नाम दे दो, जो आप जनरली मार्केट में अवेलेबल होती है वो सुक्रोज होती है और वो डाइसैकेराइड होती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनी हुई होती है। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? इसके अंदर बॉन्ड बनता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहां पर हमें देखना है कि हम इसे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे हुआ, ठीक है। एक तो हम बनाएंगे ग्लूकोज की यूनिट। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज की यूनिट बना रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ओके। और एक हम बनाएंगे, किसकी यूनिट बनाएंगे? फ्रक्टोज की बनाएंगे। किसकी बना रहे हैं? फ्रक्टोज की यूनिट बना रहे हैं। तो फ्रक्टोज की देखो यहां पर फ्रक्टोज का अलाइनमेंट, फर्स्ट नंबर पे कार्बन यहां था और एक 6 नंबर का कार्बन यहां था और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आ रही बात समझ में? इसको हमने ऐसे अलाइन किया है। अब इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बेसिकली वो कैसा बनेगा? वो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और वो किसके बीच में बन रहा है? किन दो पोजीशंस के बीच में? फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ग्लूकोज एंड सेकेंड पोजीशन ऑफ द फ्रक्टोज। किससे बन रहा है? फर्स्ट और सेकेंड। ये देखो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और ये धीरे धीरे याद होगा, रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो एक बार में तो भूल जाओगे। अभी याद है, घर जाके कल तक तो भूल जाओगे तुम अगर इसे रिवाइज नहीं करा तो। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। दिस इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या है? CHO और सेकेंड पोजीशन पे यहां पर क्या होना चाहिए फ्रक्टोज में? C। यहां पर फ्रक्टोज के अंदर हमने बात की थी फंक्शनल ग्रुप किस पर प्रेजेंट था? सब टर्मिनल, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट था कीटोन ग्रुप। फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है ना फ्रक्टोज में, है ना। और कार्बन नंबर 2 पे ये सब टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ही जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो दोनों ही इस बॉन्ड के अंदर क्या है? इन्वॉल्व्ड हैं। क्या है? इन्वॉल्व है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? बताओ, रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है?
हाँ, हाउ? देखो मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर पे कार्बन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज के? क्या प्रेजेंट होता है फर्स्ट नंबर पे? एल्डिहाइड ग्रुप। और फ्रक्टोज पे सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आर इन्वॉल्व इन टू मेकिंग दिस बॉन्ड, सो देयर इज नो अदर फंक्शनल ग्रुप। तो दैट्स व्हाई हम इसे क्या कह रहे हैं? नॉन रिड्यूसिंग। क्या है ये? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हमने किसके बेसिस पे कहा था? ओनली CHO यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप के बेस पर कहा था। अब ये इनमें से कोई भी फ्री नहीं है, दोनों तो काम में आ गए बॉन्ड बनाने में। तो फिर बताओ कैसे हो जाएगा रिड्यूसिंग? तो इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो हम इसलिए से क्या कह रहे हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं। सो यहां पर हमारा डाइसैकेराइड का सुक्रोज जो है वो खत्म हो गया है। अब हमको पढ़ना है लैक्टोज। क्या पढ़ना है? लैक्टोज के बारे में पढ़ना है। नाउ अब हमें पढ़ना है लैक्टोज। अब जो हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं वो क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज किससे बना है? लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। किससे बना है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना है। यहां पर जो बॉन्ड होगा वो भी कैसा होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। अब यहां देखो 1 2 3, दिस इज 4, 1 2 3 4 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 5, दिस इज 6। अब ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? 1 और 4 के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? 1 एंड 4 के बीच में। थोड़ा पास पास बना दिया। 1 एंड 4 के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक 1,4। ठीक है यहां पर। तो अब मुझे इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि क्या ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? ऐसे सोच के मत बताओ। ये रहा स्ट्रक्चर सामने, रिड्यूसिंग। हाउ? यहां पर फर्स्ट वाला तो यहां मकाम में आ गया। ये इस सेकंड वाला जो गैलेक्टोज है, इस गैलेक्टोज का अभी क्या फ्री है? ये एंड फ्री है। तो यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप फ्री है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। और हमेशा ध्यान रखना कि एक वाटर मॉलिक्यूल हमेशा जब भी एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइंट होंगे, तो हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिलीज होगा। आ रही बात समझ में? तो ये था डाइसैकेराइड का लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। अब कौन सा बच्चा है? रेफिनोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज अराबिनोज। अब हम एक देखते हैं एग्जाम्पल ट्राइसैकेराइड का। यहां तक अभी जो हमने पढ़ा डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एज वेल एज जो डाइसैकेराइड है, बोथ आर कंसिडर्ड एज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कैसे? माइक्रो हमने पढ़ा था, बायोमॉलिक्यूल में हमने डिवाइड किया था मैक्रो एंड माइक्रो के अंदर। तो जो डाइसैकेराइड अप टू डाइसैकेराइड तक जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो क्या होंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको कैटेगरी में रखा जाएगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ट्राइसैकेराइड का, रेफिनोज। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें इतना समझना है ट्राइसैकेराइड में कितनी यूनिट होंगी? 3 यूनिट ऑफ दी मोनोसैकेराइड। ठीक है। अब इसके अंदर यूनिट कौन कौन सी है?
इसके अंदर यूनिट है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ये इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि जो रैफिनोज है उसका कंपोजिशन क्या है, 3 यूनिट कंपोजिशन है, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा ये डाइसैकेराइड के बाद जो भी आएंगे कंपोनेंट, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, उसे हम क्या करें, कंसिडर करेंगे, उसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड के बाद क्या आ जाएंगे, ओलिगोसैकेराइड। 10 यूनिट्स तक के 20 यूनिट्स तक ओलिगोसैकेराइड है और 20 यूनिट्स अबव द 20 यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। सो अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीसैकेराइड। नाउ यहां पे जो यूनिट्स होंगी वो कितनी होंगी, मोर देन 1000। बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है, अराउंड 1000 भी हो सकता है या मोर देन 1000 भी हो सकता है। तो हम 1000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। 1000 यूनिट्स आर देयर इन पॉलीसैकेराइड, ठीक है। 1000 यूनिट्स यहां पर प्रेजेंट हो सकती है, 1000 मोर देन 1000 भी होती है, ठीक है। 1000 या फिर हम इसको ये कह सकते हैं अबव द 20, मोर देन 20। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड है, अब इनको क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब देखो यहां पर जो क्लासिफिकेशन है वो हम 2 टाइप के कैटेगरी बनाएंगे। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। मोनोसैकेराइड यूनिट का मतलब यह है कि यहां पर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो वहां पर प्रेजेंट हैं वो किस तरह से प्रेजेंट है, यानी कि इफ एक तो है होमो पॉलीसैकेराइड और एक है हेटेरो पॉलीसैकेराइड। सो क्या पता चल रहा है होमो पॉलीसैकेराइड और हेटेरो पॉलीसैकेराइड से? होमो का मतलब है सेम यूनिट, यानी कि जितनी की जितनी उसके अंदर मोनोसैकेराइड यूनिट है, दे ऑल आर फ्रॉम मेड बाय ओनली 1 यूनिट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे सेल्यूलोज ले सकते हैं, आप ग्लाइकोजन भी ले सकते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज एक ही कंपोजिशन, एक ही यूनिट है, कौन सी है? ग्लूकोज। इसका क्या एग्जाम्पल है? ग्लूकोज, ठीक है। अब हेटेरो पॉलीसैकेराइड कौन से होंगे? यूनिट्स ऐसे मोनोसैकेराइड, ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर जो मोनोसैकेराइड की जो यूनिट है वो कैसी है? डिफरेंट है। डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स यहां पर होंगे, डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स होंगी। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? फ्रक्टोज। ये बना हुआ है फ्रक्टोज
xylose, arabinose, fructose, arabinose, xylose एज वेल एज मैनोस। मैनोस भी इसमें प्रेजेंट होता है। 4 हो गई ना, 1 2 3 4। एक मैनोस भी इसमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? मैनोस भी। तो ये 4 यूनिट्स क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। क्या होती है? रिपीट। ये एक पूरी यूनिट कहलाएगी। अब ये 4 मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक यूनिट है और ये चारों की चारों क्या हो रही हैं? रिपीट होकर के एक पॉलीसैकेराइड बना रही हैं। ठीक है, यहां पर केवल एक यूनिट ही रिपीट हो रही थी, यहां पर सिर्फ ग्लूकोज ही रिपीट होता होता क्या बना रहा है? पॉलीसैकेराइड बना रहा है, जो कि होमोपॉलीसैकेराइड है एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। नाउ अब यहां पर जो एक क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of function, on the basis of function। तो यहां पर फंक्शन 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्टोरेज और एक होगा स्ट्रक्चरल। एक क्या होगा? स्ट्रक्चर में। ऐसे पॉलीसैकेराइड जो कि स्टोरेज का फंक्शन करते हों, जो कि सिर्फ स्टोरेज के लिए एसेंशियल होते हैं, और कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड जो किसमें पार्टिसिपेट करते हों? स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट करते हों। ठीक है, जैसे स्टोरेज का हमने एक एग्जांपल लिया था ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज यूनिट का ही बना हुआ है। ठीक है, और कहां पर मिलेगा ये? लिवर में, एज वेल एज एनिमल सेल के लिवर एंड मसल्स में। एनिमल मसल सेल्स एंड लिवर सेल्स में ये प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। दूसरा, स्ट्रक्चर के बेसिस का अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के बेसिस में स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन सा एग्जाम्पल होगा स्ट्रक्चर का? इसमें आ जाएगा आपके, एक तो काइटिन भी स्ट्रक्चर बनाता है एंड एज वेल एज सेलुलोज भी क्या करता है? स्ट्रक्चर बनाता है। सेलुलोज क्या स्ट्रक्चर बनाता है? सेल वॉल बनाता है। काइटिन जो है, हम आगे पढ़ेंगे कि काइटिन जो है वो जनरली किसकी सेल, ये भी एक सेल वॉल का कंपोनेंट है। किसकी? फंजाई। हम पढ़ेंगे कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन खुद एक होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज होमोपॉलीसैकेराइड है। एंड फंजाई की सेल वॉल के साथ साथ काइटिन जो है एक्सोस्केलेटल भी बनाता है। एक्सोस्केलेटन, हमारे अंदर भी स्केलेटन है, बोन्स का स्केलेटन है, हमारे बॉडी के अंदर है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बाहर की तरफ स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हम एक जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब उसमें एक फाइलम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेंबर्स हैं कॉकरोच, आर्थ्रवर्म इज नॉट आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड अपेंडेजेस जिसके अंदर होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, उसके पास अपेंडेजेस नहीं होते हैं आर्थ्रवर्म में। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा क्या है? अपेंडेजेस होते हैं जॉइंटेड, जिसके अंदर 3 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, कॉकरोच। कॉकरोच वाले जो होते हैं वो जनरली, कॉकरोच का आपने स्ट्रक्चर देखा है बाहर से कैसा होता है ना? थोड़ा सा कड़क हार्ड स्ट्रक्चर होता है। वो किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है यूनिट के बेसिस पर, मोनोसैकेराइड यूनिट के बेसिस पर, एंड द सेकंड बेसिस क्या है? फंक्शन, कि वो क्या फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है। एक स्टोरेज और एक स्ट्रक्चर। स्टोरेज के अंदर हमने पढ़ा ग्लाइकोजन एंड
स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा काइटिन और सेल्यूलोज। अभी हम ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हम जो पॉलीसैकेराइड पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्टार्च के बारे में। सबसे पहला स्टार्च पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो स्टार्च है ये क्या है, ये भी पॉलीसैकेराइड है। ये जो पॉलीसैकेराइड है मोनोसैकेराइड का बना हुआ है, मोनोपॉलीसैकेराइड कह सकते हो आप इसे। मोनोसैकेराइड यूनिट का बना हुआ है, विच इज ग्लूकोज। किसका है, ग्लूकोज का बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं। अब यहां पर ये क्या है, स्टार्च क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये आ रही है बात समझ में, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। अब ये जो स्टार्च है इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टार्च में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपैक्टिन। क्या होता है, अमाइलोपैक्टिन होता है, ठीक है। अमाइलोज स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ग्लूकोज की, इसके अंदर ग्लूकोज की 200 से 2000 यूनिट प्रेजेंट होती है। कितनी यूनिट होती है, 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर जो बॉन्ड बनता है सुक्रोज के अंदर वो कैसा बनता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक। कौन सा बन रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। एज वेल एज ये क्या रहता है, हाईली कॉइल्ड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अगर इसमें बहुत सारे ग्लूकोज में ऐसे जोड़ती जाऊं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा लीनियर ही रहता है। कैसा रहता है, लीनियर फॉर्म में रह सकता है। इस लीनियर को हम कहेंगे जनरली हेलिक्स फॉर्म में। ऐसा स्ट्रक्चर है तो लीनियर, कोई ब्रांच नहीं है। लीनियर का मतलब है कि उस पर एक सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है। सो जनरली ये कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। लीनियर में ऐसे ही जुड़ रही है, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज जुड़ रही है 1,4 हमेशा। अब देखो अगर मैं 1,4 को जोड़ूं तो देखो यहां पर कैसे बनेगा 1,4। ये 1 है, दूसरा यूनिट ठीक है। ये यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये किसके बीच में बॉन्ड बन गया 1,4। अगेन ये 1 खाली है, इस 1 के साथ दूसरी यूनिट आके जुड़ेगी तो वो कौन सा होगा, ऐसे ही आके जुड़ेगी। तो ये ऐसे एक एक करके क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर 1,4 लिंकेज ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी यूनिट्स होती है, 200 से 2000 यूनिट्स ग्लूकोज की प्रेजेंट होती है एक चेन के अंदर। तो किस फॉर्म में है, एक सीधी सिंपल चेन के फॉर्म में है, लेकिन वो चेन कैसी है, कॉइल्ड चेन है। आ रही बात समझ में। अब ये कॉइल्ड चेन होने की वजह से जब हम इसका, आप 11th 12th में आपके एक्सपेरिमेंट होगा, वो एक्सपेरिमेंट आप करके देखोगे सेल्यूलोज का आयोडीन के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो क्या कलर आता है। जब हम आयोडीन के साथ इसको ऐड करते हैं, इसको आयोडीन में जब हम स्टार्च के साथ हम आयोडीन मिक्स करते हैं तो कैसा कलर आता है, ब्लू ब्लैक, सॉरी कैसा कलर आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर आता है, बहुत डार्क कलर आता है।
blue black color with iodine. It gives blue black color with iodine. क्यों iodine के साथ ये blue black color क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन क्या हो जाता है? इंटरमिंगल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है यहाँ पर। तो फंस जाने की वजह से वो यहाँ पर डार्क कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता तो आयोडीन इसमें फिट नहीं होता, आयोडीन फिट नहीं होता तो ये कलर भी नहीं आता। आपके एक्सपेरिमेंट है 11th क्लास के अंदर, आप देखेंगे 11th आपके केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा, बायो के अंदर भी आपको एक्सपेरिमेंट ये करने को मिलेगा। तब आप उसमें और अच्छे से कर पाएंगे एक्सपेरिमेंट करके, और पता लगेगा कि ये कलर किस, लेकिन कलर जो आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है? वो इस एमाइलोस चेन की वजह से आ रहा है, जो कि कैसा है? हाईली कॉइल्ड है। अब हम बात करें अमाइलोपैक्टिन की बात करें तो अमाइलोपैक्टिन जो है उसके अंदर ये भी ग्लूकोज यूनिट कितनी है इसकी? ग्लूकोज यूनिट जो है मोर देन 2000 से 20,000 यूनिट्स तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 20,000 यूनिट तक हो सकती है। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वो दो बनते हैं। एक तो बन रहा है अल्फा 1,4, एक बन रहा है अल्फा 1,6 बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा अच्छे से हम बनाते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज की फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट, ये ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड बन रहा है। ये फर्स्ट पोजीशन है 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर क्या होगा? एवरी 30 यूनिट्स के बाद, एवरी 30 सिंपल चेन के बाद क्या होगा कि 6th पोजीशन पे एक ग्लूकोज यूनिट जो है वो अगेन जुड़ेगी। क्या होगी? ग्लूकोज यूनिट अगेन जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी? ग्लूकोज यूनिट जुड़ेगी। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ है तो फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन यहाँ होगा 2, 3, 4, 5 और इधर 6। तो एक यूनिट इसके साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो दो बॉन्ड बने, एक तो 1,4 और एक बना है इधर का 1 और इधर 6 नंबर का कार्बन था इधर, ठीक है। तो यहां पर बना है 1,6 बॉन्ड बना है। आ रही है बात समझ में? यहां पर दो बॉन्ड। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक तरह से ब्रांच की तरह लग रहा है, ऐसे अलग से हर 30 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज के बाद ऐसे ब्रांच निकल रही है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? अमाइलोपैक्टिन इज ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है ये। आ रही है बात समझ में? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और उसी के साथ ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जरूरी नहीं है, इस लेन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्टार्च जो है जनरली कहाँ मिलेगा आपको? स्टार्च मैंने कहा कि ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहाँ जाके स्टोर होता है? स्टार्च जनरली, एग्जाम्पल बताओ, बहुत अच्छा है। ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो, ये तो आना ही चाहिए, और ग्रेन्स जैसे कि मेज एंड राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या होता है? राइस एंड पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च ही तो होता है ना। अब देखो, जब मैंने ये बताया था वीट में स्टार्च नहीं होता बेटा, वीट में स्टार्च नहीं होता। स्टार्च का तो स्ट्रक्चर ये है, ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, ठीक है, ओनली ग्लूकोज, स्टार्च की यूनिट की बात कर रहे हैं, जो कि पोटैटो के अंदर होगा
या फिर राइस के अंदर होगा, मेज के अंदर भी कुछ अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर जो स्टार्च है, अब देखो ये तो था स्टार्च को किस फॉर्म में किया है, ग्लूकोज को उन्होंने, स्टार्च जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। अब प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं, प्लांट्स जनरली फूड है वो किस फॉर्म में बना रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली स्टार्च फॉर्म में बनाते हैं, नहीं, कैसे बनाते हैं, तो पहले क्या बनता है, हाँ, फोटोसिंथेसिस से पहले क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस की तुमने रिएक्शन देखी होगी, 10th में ही तुम पढ़ के आए हो, 10th में है ना तुम्हारे, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, रिएक्शन याद है क्या फोटोसिंथेसिस की, क्या बनता है, अच्छा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर, लाइट, सनलाइट, और मिनरल नहीं चाहिए, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, फूड। फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं वो, कुछ भी, ये देखी थी क्या, 6CO2 6H2O, सनलाइट मिलके क्या बना रहे हैं, C6H12O6, अब याद आ गया है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, आ रही है बात समझ में, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है क्या होता है, रिएक्टिव होता है, हम जानते हैं रिड्यूसिव होता है, रिड्यूसिंग शुगर होती है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज एक जगह बनता है, फिर पूरी जगह जितना भी जो उसके पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहां पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स के अंदर। तो जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज के अंदर, किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर इसे कन्वर्ट किया जाता है। सो ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। आपने पहले, प्लांट ने पहले ग्लूकोज बनाया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे किसमें कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज। हमने पढ़ा था कि सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ही ग्लूकोज को खुला छोड़ दिया होता तो वो तो क्या हो जाता, वो तो पहुंचने से पहले ही इसका काम तमाम हो जाता। इसीलिए इसके ऊपर चादर ओढ़ के रखी, सुक्रोज की चादर ओढ़ के रखी, इसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया। अब ये ट्रांसपोर्ट करना इसको बहुत आसान है। तो सुक्रोज के बाद अब इसे हमने स्टोर करा, क्या करा हमने, स्टोर करा। स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, स्टोर हम इसे करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, प्लांट्स जो है सुक्रोज को, ग्लूकोज बनाया, उसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया, फिर उसे कहाँ स्टोर, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर ग्लूकोज है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया और फिर सुक्रोज से वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ग्लूकोज को सीधा स्टार्च में कन्वर्ट किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम, अगर उसे हम ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसे सीधा, इतना हाईली रिएक्टिव है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, हम उसे ऐसे सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने उसको क्या करा, सुक्रोज में कन्वर्ट करा। एज वेल एज अब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टार्च में। अब देखो यहाँ पर बात ये उठ के आती है कि हमने इसको स्टार्च में कन्वर्ट ही क्यों किया, हमने स्टोर ही स्टार्च के फॉर्म में क्यों किया, हमने ग्लूकोज को स्टोर करके क्यों नहीं रखा।
क्यों नहीं रखा? वो इसलिए कि सबसे पहला तो ये ग्लूकोज क्या है? रिएक्टिव रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा ये कि जब ग्लूकोज को मैं स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए 100 यूनिट है ग्लूकोज की, 100 यूनिट ग्लूकोज की है, तो हम जानते हैं कि जब ग्लूकोज जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो एक H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज होता है। जब H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा, अगर 100 ग्लूकोज है तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 99 बॉन्ड बनेंगे। और कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे H2O के? H2O के रिलीज होंगे 99 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। आ रही बात समझ में? 10 ग्लूकोज जोड़ने हैं, ये गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ, गिन के बताओ कितने हो गए ये? 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए ये? 9। क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में होता ना तो ये वाला एंड और वो वाला एंड भी जुड़ता तो कितने बॉन्ड हो जाते? 10। पर ये लीनियर फॉर्म में इसलिए 10 यूनिट है लेकिन 9 ही बॉन्ड बन रहे हैं। इसीलिए 100 यूनिट है तो 99 बॉन्ड बन रहे हैं, और जितने बॉन्ड बनते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट। इसे स्टोर करना बहुत इजी है। स्टार्च ग्लूकोज को हम एज इट इज नहीं रख सकते, इट नीड अ मच स्पेस, और इसको एज वेल एज, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है तो हम इसको एज इट इज नहीं रख सकते। दैट्स वाई यहाँ पर प्लांट्स ने एक क्या करा? उसे स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसे हमने स्टार्च में ही कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि 100 ग्लूकोज की यूनिट जोड़ने पर H2O कितने हो जाएंगे? 99 निकलेंगे, और जिससे की वजह से जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ग्लूकोज जब बनता है तो उसको पहले सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सुक्रोज से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि सुक्रो, ये जो स्टार्च है इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक स्ट्रक्चर है। आ रही है बात समझ में? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक स्ट्रक्चर है। तो हम जब स्टार्च खाते हैं, हम आलू खाते हैं, या हम जो भी राइस ले रहे हैं, मेज खा रहे हैं, यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब स्टार्च को मुझे वापस तोड़ना है, तो अब मैं स्टार्च ले रही हूं, स्टार्च को अब मैं इसको तोड़ूंगी तो क्या निकलेगा? ग्लूकोज ही बनेगा। स्टार्च का जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज की यूनिट रिलीज होगी। तो इसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम कहते हैं एमाइलेज कहते हैं। हम वहां पढ़ेंगे डाइजेशन के अंदर कि एमाइलेज क्या करता है। एमाइलेज स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है एमाइलेज। एंड इस अमाइलेज को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कह रहे हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब ये है कि जब मुझे स्टार्च से ग्लूकोज बनाना होगा तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने बनाते टाइम निकाला था तो वही का वही वाटर मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर मैंने एक बॉन्ड बनाने में एक मॉलिक्यूल निकला था तो वापस जब मैं वो बॉन्ड तोड़ूंगी तो वो मुझे मॉलिक्यूल वापस चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं स्टार्च के लिए वो क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं? अल्फा वाले एंजाइम्स होते हैं। अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि अल्फा बीटा क्या है। अल्फा एंजाइम्स ही होते हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है, कितने टाइप का इसके स्ट्रक्चर है, किन में प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा इतना समझना है कि जो स्टार्च है इसको हमने क्यों स्टोर करके रखा। प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से अगेन स्टार्च,
फिर स्टार्च को हम इजीली तोड़ सकते हैं। अगर प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट है तो प्लांट भी स्टार्च को पहले तोड़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और साथ ही साथ उसको क्या लगाना पड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल देगा तभी यहाँ पर ग्लूकोज निकलेगा। आई बात समझ में? तो ये था हमारा स्टार्च। इसके आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्च के बाद अभी और भी पॉलीसेकेराइड्स है जिनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।